तुगलक वंश शुरू करते हैं। तुगलक का आप अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1320 से लेकर 13 तक 1413 तक था। हम लोगों ने बात किया था कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाला कौन सा वंश था, तो ये तुगलक वंश ही है। ठीक है, पहले शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नाम गाजी मलिक था। कई बार पूछता है कि गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध कौन था, ये नाम जरूर याद रखिएगा, गाजी मलिक। ठीक है, वो तुर्कों के कौराना जनजाति से था। ठीक है, ये खास प्रकार जाति रहा होगा। जैसे जो अपना इल्तुतमिश था वो कौन सी जनजाति से था, याद कीजिए। इलवरी तुर्क। इलबरी तुर्क था, है ना। उसी तरीके से इसके पहले कौन सी जनजाति आती है, तो खिलजी जनजाति आती है। और यह कौराना जनजाति का व्यक्ति जो है वो शासन करता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या कहता है कि 324 ईस्वी में उसने स्वयं पूर्वी और दक्षिणी बंगाल पर कब्जा करने के लिए एक सफल अभियान किया। तो हम लोग जब बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इसका चर्चा भी मिलता है ना। बिहार का इसी के समय से जो चर्चा है वो मिलना शुरू होता है। फिर आगे देखिए ये क्या क्या काम करता है। तो ये नहरों का निर्माण कराता है, बढ़िया नहर प्रणाली बना रहा है। उसके अलावा और क्या कर रहा है, तो किसानों और ग्राम प्रधानों का दिल जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, स्थापत्य स्थापत्य में क्या क्या काम कर रहा है, तो ये तुगलकाबाद के किले का निर्माण भी करता है। तुगलकाबाद यूपी में है। ठीक है, इसका निर्माण कर रहा है। फिर दिल्ली में है ये तुगलकाबाद। फिर इसके समय में देखिए आमिर खुसरो की तुगलकनामा आती है। कुछ बात एक चीज याद रखिएगा कि ये बहुत लंबे समय तक यानी बहुत सारे शासकों के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे शासकों को इन्होंने देखा है, बहुत सारे शासकों के दरबार में ये रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। इनकी मृत्यु जो है हो जाती है तो उनका पुत्र उलुग खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था, वो राजा बनता है। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि जो हमारे गयासुद्दीन तुगलक थे उनका ओरिजिनल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या है? मलिक गाजी। गाजी। ठीक है, ओके। उसका देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका नाम है उलुग खां। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 से 1351 तक। आजकल एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन उस समय की जो व्यवस्थाएं थी वो इसके क्रम में सही अनुरूप नहीं ढली। उसके अलावा जो भी ये जो निर्णय लिया वो भी कहते हैं कि अपने समय से काफी आगे का निर्णय मतलब डिसीजन ले लिया था। उस समय अर्थव्यवस्था या उस समय का जो समाज था वो उन बदलावों के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये बहुत फेल्योर शासक के रूप में इतिहास में देखा जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। जब डिटेल में पढ़ते हैं किसी इतिहासकार का नोट तो पता चलेगा कि ये जनता के लिए बहुत करना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो जितना कुछ प्रयास किया वो सब उसके निगेटिव में चला गया। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि इसके ही समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है। ठीक है, इब्न बतूता, इसका किताब का नाम क्या है बताइए? इब्न बतूता रेहला। बढ़िया। उसका देखिए ये और क्या कर रहा है, तो ये अपने राजस्व को 50% कर दे रहा है। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि तुगलक काल में तो राजस्व कितना था, तो ये 50% हो गया था। ठीक है, इसके बाद आपको कम ही मिलेगा, 50% ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 50% लेता है। उसने किसानों को बेहतर फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा ये ऋण भी प्रोवाइड कराता था, जो अभी भी देखते हैं ना कि मोदी भी देखिए इस बजट में हम लोग पढ़े हैं कि कितने किसानों को जैविक कृषि करने के लिए बढ़ावा देना है, नेचुरल फार्मिंग के लिए। 2 करोड़। बताइए, 2 करोड़ या 1 करोड़ था? 1 करोड़ 2 साल में। 2 साल में 1 करोड़, हाँ सर। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से अब मान के चलिए अभी भी ना जो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे उसको प्रोत्साहित करने के लिए पैसे देंगे या कोई योजना लाएंगे। उसी तरीके से देखिए ये क्या करता है, तो ये बेहतर फसलों की खेती करता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके लिए तकबी देता है। तकबी मतलब क्या? ऋण देता है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और ये सब करने के कारण ही, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ये बहुत सारा सुधार कर रहा था, इसीलिए इसी के समय में एक अलग से कृषि विभाग की स्थापना होती है। कृषि विभाग, इसका नाम क्या था? दीवाने कोही। ठीक है, दीवाने कोही। तो आमिर कोही इसको कहते हैं, दीवाने आमिर कोही। तो ये समझिए कि कैसे आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गांव घर में जिनका भी गांव से अगर रिलेशन रहा हो, तो शुरुआती समय में अब तो स्टोर करने के लिए ट्रंक वगैरह आ गया है, लेकिन पहले जो है ना वो मिट्टी का बना हुआ एक कोठी रहता था। ठीक है, सुने आप लोग ये नाम? यस सर। हाँ है जी। ना?
जी, तो उसी से आप ये कोठी से कोही वगैरह रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? कोठी कृषि क्षेत्र में ही काम आता है ना, तो दीवान ए कोही जो है, उसको कहीं-कहीं कोठी को कोही भी कहते हैं, ठीक है? इसलिए हम ये जोड़ रहे हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दीवान ए कोही क्या था? तो ये एक कृषि विभाग था, ठीक है? दीवान ए आरिज कौन-सा विभाग था बताइए? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग था। दीवान ए रियासत कौन-सा विभाग था? और ये बाजार के लिए रेवेन्यू से रिलेटेड था सर। ठीक है, उस विभाग। जी, अच्छा ये आमिर या खूर कौन-सा था विभाग? अस्तबल का। अस्तबल। का मतलब और सहना ए मंडी क्या था? सहना ए मंडी बाजार मार्केट मैनेजमेंट। बाजार नियंत्रण। जी, ओके। अब देखिए हम लोग धार्मिक बात करते हैं, तो तुगलक जो है किस प्रकार की धार्मिक नीति ला रहा है? तो वे हिंदू और जैन विद्वानों का संरक्षण दिया। मतलब समझिए मैं बोला ना कि ये तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ये सब बहुत कुछ करना चाहता था, ठीक है? मतलब हिंदुओं को भी बहुत संरक्षण प्रदान करना चाहता था, समाज में समरसता लाने का बहुत प्रयास किया। इसको आइडिया था कि भले मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन भारत में अत्यधिक संख्या में लोग कौन से हैं? तो वो हिंदू धर्म के हैं, ठीक है? तो इसलिए हिंदुओं को खुश रखना, हिंदुओं को द्वैन दर्जा का नहीं समझना, ये उचित है। उसके क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहा है और इसी सब कारण क्या हो रहा है कि जितने भी मुस्लिम मंत्री और दीवान हैं, वो सब उलेमा वगैरह है, वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। मतलब ये जो भी प्रयास कर रहा है वो सब उस समय इसके विरोध में चला जाता है। वो चीज़ बहुत अच्छा किया है लेकिन सब विरोध में जा रहा है। धार्मिक नीति क्या कह रहा है? हिंदू और जैन विद्वानों को संरक्षण दे रहा है। कि जिन प्रभा सूरी नाम याद रखिएगा, ये एक जैन विद्वान है, इनको ये संरक्षण देता है। ठीक है? उसके बाद अगला देखिए क्या है, तो होली का त्योहार में भाग लेने वाला ये पहला सुल्तान था। ठीक है? अपनी तरफ से बहुत सारा प्रयास कर रहा है। अब ये कुछ प्रयोग कर रहा है, प्रयोग मतलब देखिए ये क्या-क्या कोशिश कर रहा है जो कि सफल या असफल हो जा रहा है, ठीक है? क्या-क्या कर रहा है समझिए। 1336 में ये गंगा, यमुना दोआब के क्षेत्र में कराधान और उपकर में वृद्धि करता है। मतलब क्या? इसको आइडिया लगता है कि दोआब का जो क्षेत्र है, जब ये ज़मीन की पैमाइश कराता है तो उसको पता चलता है कि दोआब क्षेत्र में जो है ना, वो उपज बहुत ज़्यादा है पर हेक्टेयर और वहीं अलग दूसरे क्षेत्र में उपज इतना ज़्यादा है नहीं। तो वो क्या करता है कि दोआब क्षेत्र में उपज और उससे टैक्स जो है उससे रिलेट कर देता है और बढ़ा देता है। ठीक है? तो वही कहा गया है कि गंगा, यमुना दोआब क्षेत्र में कराधान और उपकर में वृद्धि करता है। दूसरा क्या कहता है? ये पूरे भारत की बेहतर नियंत्रण के लिए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी जो कि दौलताबाद में है, वहाँ स्थानांतरित करना चाहता था, ठीक है? ये चाहता था ऐसी जगह पे राजधानी को ले जाना, जहाँ से पूरे भारत पे बढ़िया से राज किया जाए, ठीक है? बढ़िया से हर जगह को देखा जाए, बंगाल भी उतना ही नज़दीक हो, वेस्टर्न जो यहाँ बॉर्डर है वो भी उतना ही नज़दीक हो, गुजरात भी उतना ही नज़दीक हो, ठीक है? लेकिन करता तो है ये बढ़िया बेहतरी के लिए, लेकिन ये सब भी नेगेटिव में चला जाता है। देवगिरी में जैसे राजधानी स्थापित करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च कर देता है, ट्रेज़री पे बहुत सारा बोझ पड़ता है। ये सब इसके नेगेटिव में चला जाता है। उसके अलावा देखिए क्या कर रहा है, ये सांकेतिक मुद्रा शुरू करता है। ये कितना बड़ा मतलब अभी ये समझिए कि 1336 में कितना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। उस समय जो है चांदी, सोना, पीतल इन सब का जब सिक्का चल रहा है, जैसे समझिए आज के दौर में मोदी जी कौन-सा निर्णय लिए, है ना? डिमोनेटाइजेशन का लिए ना, है ना? उसी तरीके से तो हम लोग आज के दौर में भी उनके निर्णय को कितना बड़ा निर्णय समझते हैं। मोदी जी पूरा नोट बदल दिए। सोचिए अभी बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत है, ठीक है, कनेक्टिविटी है, तब जाके इतनी समस्याएँ हुई लोगों को, है कि नहीं? तो सोचिए कि 1336 में कितना दिक्कत रहा होगा। अचानक से जब करेंसी ये बदल दिया होगा, है ना? तो क्या किया सांकेतिक मुद्रा कर रहा है। इसकी वजह से ये भी इसके खिलाफ चला गया, है ना? ये क्या कोशिश कर रहा था कि अगर सांकेतिक मुद्रा चला देगा, तो मार्केट में जो चोरी और इसमें जो डकैती वगैरह है, घूसखोरी ये कमेगा। यही उसका मानना था उस समय भी। जैसे सोना-चांदी है, इसको आइडिया लग गया था कि सोना-चांदी या जो धातु हैं, उसका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि नहीं? सोना और चांदी जो है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस रिसोर्स का। तो उसके जगह पे क्या करता है वो कोई दूसरा नोट चलाने का कोशिश करता है, कोई नया सिक्का चलाने का कोशिश करता है। ठीक है? सांकेतिक मुद्रा मतलब क्या हुआ कि एक चला दिया और उसपे संकेत होगा कि ये पेपर के टुकड़ा का वैल्यू कितना होगा, इसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है? जैसे आप समझिए कि वो पुराना वाला जो 500 का नोट था, ठीक है? तो जब तक आरबीआई उसको टेन्योर ले रही थी तब तक जो है उसका वैल्यू रहा। लेकिन जैसे ही आरबीआई बोली कि अब हम उस पैसे का वैल्यू नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे, तो उसका वैल्यू गिर गया। वो सांकेतिक हित हुआ। आरबीआई जब तक मान्यता दिया तब तक उसका प्राइस बढ़ा रहा। उसी तरीके से इस समय भी ये सांकेतिक मुद्रा चलाने की कोशिश करता है। ठीक है?
उसके अलावा देखिए, इसका एक खुरासान अभियान होता है। खुरासान किधर है? ये इराक, ईरान की तरफ है। उधर जाके क्या चाहता है? वो सोचता है कि अगर मिडिल एशिया को भी जीत लिया जाए उधर, तो क्या होगा कि जो वेस्टर्न बाउंड्री पे जो भी दिक्कतें आती हैं, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। तो ये बहुत आगे तक, उतनी दूर तक सेना ले जाके अभियान करने का प्लान किया था, जो कि पॉसिबल नहीं था, है ना? वो क्षेत्र जो पहले है ही दे दिया था सर, जितना सैनिक है उसको पहले ही पैसा दे दिया था उसके लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, युद्ध के लिए। सही बात है। ये जी, जी, है ना? हुआ भी नहीं है युद्ध। हाँ, बिल्कुल, तो ये मतलब काफ़ी दूर भी था, है ना? इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उतनी दूर जाके और उन विकट परिस्थिति में, है ना? वो मतलब रेगिस्तान और उधर पार करते हुए जाना, ये भी काफ़ी कठिनाई वाला था, ठीक है? तो इतना ये सब अभियान भी चला के जो है वो ठीक नहीं किया था। खुरासान वाला अभियान भी जो इसका एक फेल्योर ही हुआ, इसको बाद में त्याग दिया। फिर चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कुमाऊँ की पहाड़ियों में कराचील का अभियान करता है, तो ये कराचील का भी काफ़ी फेमस है, इसका याद रखिएगा। कराचील है किधर? ये हिमाचल प्रदेश कुमाऊँ के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे। इसके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में कुछ राज्यों का उदय हुआ, ठीक है? एमबीटी के समय में ही विजयनगर वगैरह शुरू होता है, तो वही देख लीजिए। इस विजयनगर शुरू हो रहा है, बहमनी से हो रहा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मदुरै और वारंगल वगैरह भी इसी के समय में शुरू हो रहा है। विजयनगर का कौन था फाउंडर? तो हरिहर और बुक्का था। वो फाउंडर कौन है? तो हसन गंगू है। इसको हम लोग विजयनगर और बहमनी जब देखेंगे तो डिटेल में मिलेगा। अगला देखिए क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध की ओर मार्च कर रहा था, तभी 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए इसकी मृत्यु के बारे में है ना, कई बार इतिहासकारों में मतभेद मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी नेचुरल डेथ थी, कुछ कहते हैं कि इसको षड्यंत्र के साथ मार दिया गया, है ना? इसके जो है एक वो बनाया गया था, लकड़ी का किला, है ना? और जब ये प्रवेश करता है तो उसी समय जो है ये किला गिर जाता है, ढह जाता है और उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ कहते हैं कि नेचुरली गिर गया था, कुछ कहते हैं कि इसको गिरा दिया इसकी गया था, तो ये पिता कंट्रोवर्सी कौन जय है? सर नहीं, हमको लग रहा है ना, जला इनके पिता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। असुद्दीन तुगलक के लिए उन्हीं को तुगलक के बारे में था वो। गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल से दब के मारा था। ये सिंध अभियान पे हट्टा नामक जगह पे ये इसका डेथ हुआ है सर। अच्छा, ठीक है, सॉरी माय बैड। ठीक है, वो फैक्ट इधर उधर हो गया थोड़ा। तो पर सर इसका जो अभी सांकेतिक मुद्रा आप बता रहे हैं जी वो चांदी से तांबा किया गया था। जी नहीं नहीं, ऊपर चांदी से नहीं, ये कहा कि चांदी का टांका के बड़ा मतलब जो सांकेतिक मुद्रा जो था ना, वो भी चांदी के टांका के बराबर मूल्य का था और कांस्य के सिक्के थे। ठीक है, ये कह रहा है, मतलब ये जो नया सिक्का चलाया था उसका वैल्यू था तो चांदी के टांका के बराबर था, ये हम कहेंगे। ओके ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसका जब डेथ होता है तो बदायूंनी जो है वो क्या लिखते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये भी बहुत कुछ करना चाह रहा था अपनी प्रजा के लिए, है ना? लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है दिया जा रहा है। अब इसके बाद राजा बनता है फिरोज शाह तुगलक, ये इसका चचेरा भाई था। ठीक है, जैसे पहले देखिए गयासुद्दीन, उसका बेटा था एमबीटी और एमबीटी का चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक। ये डायनेस्टी किस तरीके से चल रहा है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रशासन समझिए कि सेना और आमिरों एकता सहित के लिए वंशानुगत सिद्धांतों को लागू किया। एकता प्रथा कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश शुरू किया था। ठीक है, और उस समय जो है ना वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन इसके समय में क्या होता है कि वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, हायरार्की चलता है, पुत्र और पिता, फिर इसी तरीके से ये ट्रांसफर होता जाता है। ये वकील ए दर का सृजन किया था जो अदा मर्यादा रखता था। ठीक है, ये नाम से पता चल रहा है वकील ए दर, वकील से समझ में आ रहा है कि ये अदालत से जुड़ा होगा। उसने एक लोक निर्माण विभाग भी बनाया था। ठीक है, और इसके तहत फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, इन सब शहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में कौन सा शहर का निर्माण हुआ था? तुगलकाबाद। है ना? और हाँ, और फिरोज शाह तुगलक के समय में फिर फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है और फिरोजाबाद है। ठीक है, 5 नहरों का निर्माण कराया गया था। लेकिन नहर व्यवस्था शुरू कौन किया था? वो शुरू किया था गयासुद्दीन तुगलक, और इसी के कार्य को और आगे बढ़ा रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो सतलज नदी से हांसी तक एक बनाया है। फिर दूसरा जो यमुना नहर है, इसके साथ ही 5 अन्य नहर भी बनाया। तो पूछता है कि नहरों का प्रणाली या किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, कौन प्रयास किया है? तो फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है,
के 2 स्तंभ को ये दिल्ली लाया था। कौन कौन सा स्तंभ है? एक तो मेरठ वाला जो है उसको लेके आया और ये दूसरा है टोपरा। ठीक है, इन दोनों को ये दिल्ली में स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में फलों की गुणवत्ता के सुधार को प्राथमिकता देता है और दिल्ली के पास 1200 बगीचे लगाता है। तो फिरोज शाह, या पहले समझिए, गियासुद्दीन तुगलक जो है वो नहरों का निर्माण शुरू करता है। एमबीटी क्या करता है? वो अच्छे किस्म की फसलों को लगाने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो है ये फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुधार को प्राथमिकता देता है, किसानों को इसमें हेल्प करता है। ठीक है, बड़ी संख्या में ब्रिटिश के समय में थे। गुलामों के लिए अलग से विभाग शुरू किया था, दीवाने बंदगान। ये नाम याद रखिएगा, है ना, पूछता है कई बार। ये कौन सा विभाग था? ये गुलामों से संबंधित विभाग था। बहुत सारा, मतलब कहता है कि मध्यकाल में सबसे ज्यादा गुलाम इसी के समय में थे। ठीक है, गुलाम करते क्या थे? तो यह शिल्प का काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा अंगरक्षकों का काम भी गुलाम के द्वारा ही किया जाता था, व्यक्तिगत सेवाएं देते थे। उसने गरीबों के लिए अस्पतालों की स्थापना की थी और अस्पताल को क्या नाम दिया जाता था? दारुल सफा। ठीक है, दारुल सफा, ये भी याद रखिएगा। फिर एक दीवान खैरात भी शुरू किया। खैरात मतलब कहते हैं ना, खैरात में दे दिया। तो गरीब लड़कियों की शादी कराना या मदद करना, ये सब जो है दीवान खैरात विभाग के द्वारा होता था। दान पुण्य का काम इससे करता था ये 2 नए सिक्के चलाता है, अद्धा और बिक। अद्धा क्या है? एक जित्तल जो 50% के बराबर है, और बिक क्या है? एक जित्तल के 25% के बराबर। ये भी याद रखिए। धर्म के क्षेत्र में क्या क्या सुधार कर रहा है? तो ये धर्मशास्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, अब देखिए एमपी कुछ और किया था, है ना, वो उसके विरोध, धर्मशास्त्रियों के विरोध में जाकर हिंदुओं को भी बराबरी का दर्जा दे रहा था। लेकिन ये कुछ इस तरीके का नहीं करके धर्मशास्त्रियों को खुश करता है। ठीक है, और जजिया को अलग करके रूप में लगाता है। और पहले जो है ये भू राजस्व के साथ ही एकत्र किया जाता था। मतलब ये जजिया देता है ना हिंदुओं पे, ना हिंदू जो थे आप ही बताइए जजिया क्या होता है? पहले ये बताइए जजिया जजिया जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। क्या ये भू राजस्व सब नॉन हिंदू था। नॉन हिंदू था? नहीं, जजिया नॉन मुस्लिम था सर, नॉन मुस्लिम। कार्ड लगता था मुस्लिम हिंदुओं पे। सिर्फ ये हिंदू नहीं पे था। नहीं लगाया जाता था, और भी जितने सारे रिलीजन थे सब पे लगाया जाता था, मुस्लिम को छोड़। बिल्कुल, मुस्लिम पे नहीं लगाते थे। अच्छा, ये बताइए कि जजिया कर जो है वो राजस्व कर ही था, भू राजस्व कर था, अलग से कोई कर था? सर ये से करता सर। ये तो धार्मिक राजस्व से। हाँ, वही हम कह रहे थे कि ये भू राजस्व कर नहीं था, ये धार्मिक कर था। जब भी कोई हिंदू या अन्य धर्म के लोग मुस्लिम को छोड़ के जब कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनसे ये वसूला जाता था ना, जजिया लिया जाता था। ठीक है, तो सर जैसे कि ठीक है, तो कराधान नीति है। 4 प्रकार का कर इसमें लगता था। ये 4 सुन लीजिए। एक खराज है। खराज क्या होता था? ये भूमि कर था। इससे जोड़ के याद कीजिए, मंत्रालय कौन सा था? दीवाने दीवानी खराज था एक। यस सर। फिर खम्स, खम्स कौन सा कर है? तो ये युद्ध में लूटी गई संपत्ति को खम्स कहते थे। ठीक है, खम्स खराज जजिया जकात, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, राइम बना लीजिए, खम्स खराज जजिया जकात। खो और खो से एक साथ याद रख लीजिए। भूमि कर था, खम्स क्या था? ये लूटा हुआ धन था। जजिया और जकात, जजिया क्या था? जजिया ये हिंदुओं का धार्मिक कर था, और जकात क्या था? ये मुसलमानों के आय का 2.5% हिस्सा था। ठीक है, जो मुस्लिम प्रजा के कल्याण और उनके धर्म के लिए लिया जाता था या उस पर प्रयोग किया जाता था। तो जजिया क्या था? जो हिंदुओं से लिया जाता था वो, और जकात क्या था? जो मुसलमानों से लिया जाता था। ये 4 प्रकार का कर है, इसका नाम याद रखिएगा। जजिया बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, इसलिए ये बहुत चर्चा में रहता है। तो 4 प्रकार का कर याद रखिएगा, खम्स खराज जजिया जकात। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी 2 और कर लगाया था, क्या नाम था उसका? याद कीजिए, चराई कर और बिल्कुल, और याद कीजिए वो पानी, नहर जब बनाया था तो पानी पटाते थे ना, उसके नहर से पानी जो यूज करते थे उसके लिए भी एक कर लगाता था। उसको क्या कहते थे? सर्व कहते थे, सर्व याद है? हाँ सर, सिंचाई बिल्कुल है, ये सब इसको सिंचाई कर कहते हैं। बिल्कुल सिंचाई का। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग कर है, और उसका क्या कहाँ पे वो काम आता था, क्यों लेता था, ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे, दे ये सर्व लिया जाता था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ टर्म है? तो ये आप याद रखिएगा कि कराधान से जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है ना, सिंचाई कर। ठीक है, तो आप समझ गए खराज, खम्स, जजिया, जकात, ये चारों समझ चुके हैं। अब स्थापत्य और साहित्य के बारे में समझिए, उस समय क्या क्या होता है।
उसने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, फारसी भाषा में लिखी है, खुद लिख रहा है, क्या नाम है आत्मकथा, फतुहात ए फिरोज शाही। और इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है, फतवा ए जहांदारी। एक बात बताइए, जियाउद्दीन बर्नी जो है, बर्नी, उसको जो है ना ये फिरोज शाह तुगलक वो कैद करके रखा था, उसको पसंद नहीं करता था। इसके बारे में पता है आप लोगों को? नहीं, हाँ, आशीष है क्या, आशीष, आपको आइडिया है क्या, आशीष बताइए। जियाउद्दीन बर्नी का और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आइडिया है आप लोगों को? देखिए हम बताते हैं हुआ क्या। जी, देखिए क्या होता है ना, शुरुआती दौर में जो ये बर्नी है, उसका और फिरोज शाह तुगलक को ना, उस दोनों का संबंध अच्छा नहीं था। अब गौर कीजिए कि पहला किताब जो लिख रहा है बर्नी, उसका नाम क्या है, फतवा ए जहांदारी। आप गौर किए, फतवा जारी किया जाता है मुसलमानों में, फतवा, ठीक है। फतवा क्या होता है, मुस्लिमों में जो फतवा होता है वो क्या होता है ना, किसी क्या करने है, के? हाँ, और किसी की बुराई होता है ना, किसी को पे जब आक्रमण, आक्रमण मतलब समझिए कि होता है ना कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, बता देंगे तुमको एक दिन, है कि नहीं, फतवा जारी नहीं कर देता है, उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया, बगावत फतवा, बगावत करना बिल्कुल, सर। विरोध। हाँ, बगावत। तो जियाउद्दीन बर्नी जब जेल में था, उसको जेल में कुछ दिन बंद रखा, तो वहां से कौन सा किताब लिख रहा है, फतवा ए जहांदारी लिख रहा है। देखिए हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये सब नाम जो है ना, बिल्कुल सब एक ही जैसा सुनाई देता है। यहाँ देखिए, फतुहात ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही, तो यहाँ ना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए हम कुछ स्टोरी के साथ बता देना चाहते हैं ताकि लंबे समय तक टिका रहे। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है ना, इसको कुछ दिनों तक इस दोनों का पटता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, फतवा है जहां रखता है, कौन लिख रहा है, जियाउद्दीन बर्नी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है इन लोगों का संबंध फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर कौन सा किताब लिखता है बर्नी, फिर लिखता है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही को तारीख ए फिरोज शाही भी याद कर सकते हैं ना, तारीफ करते हुए बाद में लिख रहा है। पहले क्या लिखता है, फतवा जारी करता है, फतवा ए जहांदारी, और बाद में क्या करता है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो अपनी आत्मकथा भी लिख रहा है, उस आत्मकथा का क्या नाम था, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। तो अब देखिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कई बार, अब इसको यहीं पे याद कीजिए। अब बताइए, फतवा ए जहांदारी कौन लिखेगा, फतवा जारी कर रहा है, कौन लिखेगा ये, है ना, बर्नी लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तारीफ ए फिरोज शाही जो किताब है, क्या ये फिरोज शाह तुगलक खुद से लिख सकता है क्या, खुद से अपना तारीफ तो नहीं कर सकता है ना, तो बर्नी कर रहा है। और आत्मकथा कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक का, फतुहात फतुहात ए फिरोज शाही, है ना। ये तीन नाम है, तीनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको इस तरीके से स्टोरी वाइज याद रखेंगे तो लंबा टिकेगा, एग्जाम हॉल में जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है वो पहला शासक था जिसने हिंदू कृतियों पर, फिरोज शाह तुगलक जो है वो पहला शासक था जिसने हिंदू धार्मिक कृतियों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ये पहला शासक था जो संस्कृत के जो कुछ धार्मिक किताब थे उसको वो फारसी में अनुवाद करता है। फिर आगे क्या करता है, अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करता है। इसका जौनपुर नाम क्यों रखता है, क्योंकि उसका जौना खान नाम था, है ना। जौनपुर को क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं ना, सिराज। सिराज। सिराज क्यों फेमस है बताइए, सिराज कहाँ है, सिराज क्या होता है बताइए, इसको पूर्व का सिराज क्यों कहते हैं, तो अपना वक्त है अपनी, ठीक है। इसमें जो वहाँ पे यूरोप है, वहाँ पे ग्रीक, वहाँ पे था ना एम्पायर, तो वहाँ पे सिराज का जो बहुत बड़े बड़े विद्वानों का और इन सब का जो केंद्र हुआ करता था, उसी से जब जौनपुर भी जो है जब ये विद्वानों के केंद्र के रूप में उभरा, तो इसको पूर्व का सिराज नाम दिया गया, ठीक है, पूर्व का सिराज। अपना शेरशाह सूरी कहाँ से पढ़ा था, जौनपुर से ही तो पढ़ा था, जौनपुर है सर। बिल्कुल, है ना, इस तरीके से याद करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है एक फील्ड बना रहा है, ठीक है, नाम क्या है, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में कोटला का मैदान है। फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या हो गया है, अरुण जेटली। बदल दिया अरुण जेटली। अरुण जेटली, बिल्कुल। और फिरोज शाह जो है ना, ये एक चीज और के लिए फेमस है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं ना, वो कौन सा एसोसिएशन जो भगत सिंह बनाते हैं, SHRA, है ना, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं, रिपब्लिकन एसोसिएशन। एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, है ना। कब बनता है, 1927, 1927। है ना।
तो उस समय बन रहा है। तो ये भी कहाँ पे बनता है? ये फिरोज शाह कोटला मैदान में ही बनता है। इसको ऐड इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फिरोज शाह के द्वारा क्या बनाया गया? फिरोज शाह किला बनाया गया, कोटला किला। अब मृत्यु बताइए इसकी कैसे होती है? तो 1388 में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा नई दिल्ली में है, हौज खास परिसर में, वहीं पे इसकी मृत्यु होती है, वहीं दफनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक कमजोर थे। तैमूर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तैमूर मंगोल सरदार ने 13 ईस्वी में उत्तर भारत को लूटा। भारत छोड़ते समय उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। शासक कौन है? तैमूर शासक, है ना। मंगोल का सरदार था, नाम क्या था? तैमूर, है ना, सुनते होंगे इसका। एक और आया था, याद कीजिए, इल्तुतमिश के समय में, उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश के समय में क्या? चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज खान, है ना। आपसे पूछ सकता है पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में कौन आया था? तो क्या नाम है चंगेज उसका? खान। चंगेज खान, बिल्कुल। और अभी, है ना, और ये देखिए तुगलक साम्राज्य में कौन आ रहा है तुगलक के काल में? तो तैमूर लंग आ रहा है 1398 में, ठीक है। और ये सैयद वंश का स्थापना भी करने का श्रेय जाता है, क्योंकि खिज्र खां को ये भारतीय क्षेत्र में छोड़ के गया था। अब यहाँ से हमारा खिज्र खां होता है सैयद वंश। खिज्र खां है, उसने दिल्ली पर कब्जा करके सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, उसका मृत्यु हो जाता है। मुबारक शाह रहता है, ठीक है। मुबारक शाह जो है ये कुछ दिन राजा रहता है, फिर इसके बाद बनता है मोहम्मद शाह, ठीक है। ये 34 से 43 तक कुछ दिन ये भी राजा रहता है। फिर अंतिम में कौन बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया इसके बारे में, इतिहास में दर्ज भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देता है, ठीक है। सिंहासन पर बैठे जो प्रभावशाली शासक नहीं थे। इसके बाद क्या होता है? बहलोल लोदी जो है ये लाहौर का गवर्नर रहता है, जो सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। तो लोदी वंश पे चलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए खिज्र खां या सैयद वंश के बारे में है। क्या है ये? सैयद जो है ये नुकीली टोपी पहन, जिसको कुल्लाह कहते थे ना, ये यूपीएससी में पूछा भी गया है, कुल्लाह दारान क्या था? तो ये एक प्रकार का टोपी हुआ करता था। कौन से वंश के लोग पहनते थे ये? तो ये आपको सैयद वंश के लोग पहनते थे। याहिया बिन अहमद सरहिंद जो है उसके शासन काल के दौरान में तारिक ए मुबारक शाही लिखे थे, ठीक है। यहाँ से मुबारक शाही में कौन सा राजा याद आ रहा है बताइए तो? मुबारक शाह के नाम से था कोई? सैयद। मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे देखिए, नहीं, रंगीला तो दूसरा है ना। तारिक ए अच्छा, मुबारक शाह है ना, वो यही वाला मुबारक शाह है। यहाँ देखिए मिल रहा है, ये मुबारक शाह नाम दिख रहा है यहाँ पे। खिजर खां के बाद आया था। ओके। बिल्कुल, खिज्र खान जी। तो यहीं से याद रखिएगा कि मुबारक शाही जो किताब है, मुबारक शाह के ऊपर लिखा गया है। और ये लिख कौन रहा है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंद लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लोदी वंश देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको 2-3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये तो फतवा ए जहांदारी कौन लिखा था? फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी, है ना। उसके बाद वो तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी से। बर्नी। और फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा लिखा था, उसका नाम क्या था? फतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाही। फतुहात फिरोज शाही, ठीक है, बढ़िया। और मुबारक शाही तारीख मुबारक शाही जो है ये सैयद वंश के समय में लिखा जा रहा है ना। और याहिया बिन अहमद सरहिंद के द्वारा लिखा जा रहा है। अब हम लोग लोधी वंश देखते हैं। लोधी वंश सल्तनत काल का अंतिम शासक वंश और अफगानों के नेतृत्व वाला वंश था, ठीक है। तो ये अफगान थे जो राज कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान अभी है ना, इनका ओरिजिन जो है इसी क्षेत्र में था, ठीक है। उसका बताइए तो गुलाम वंश के जो शासक थे उनका ओरिजिन कहाँ पे था, किस क्षेत्र पे था? वो ये टर्की गजनी। थे, तुर्की थे, है ना, टर्की, तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र से। गौरी आया था ना, मोहम्मद गोरी, हाँ हाँ। है ना। जी सर। जी, तो उसी के साथ तो आया था वो लोग, तो वो वहां का था। ये अफगानी कौन था? पहला अफगानी, तो ये हमारे लोदी वंश के शासक थे। पूछता है, लोधी ठीक है, लोदी वंश के। अफगानी जो स्थापत्य है उसके बारे में हम आपको एक चीज बता देते हैं। अफगान वाला जो लोग है ना, ये 8 कोणीय जो है वो बनाता था, ठीक है। 8 कोणीय इसका बिल्डिंग रहता था, इसके लिए फेमस है। 8 कोणीय मतलब समझिए अपना रूम जो है घर का, अभी देखिए ये 4 कोने वाला है ना, 4 इनका कोना। भी शेषा सूरी का भी तो इसी तरीके वो भी मैं अफगानी थे हैं। अभी वही बताने वाला था, है ना। क्या है कि ये लोधी वंश वाले जो थे ये सब अफगानी मूल के थे, ठीक है। और ये जो है अपना जो भी स्थापत्य बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें विशेषता क्या है? तो ये अष्टकोणीय है, ठीक है, 8 कोना है इसमें, ठीक है, 8 कोणीय है। और ये दोहरे गुंबद वाला है। एक बाहरी गुंबद होता था जो बहुत ऊंचा होता था, और एक निचला गुंबद होता था। तो ये विशेषताएं हैं,
पूछ सकता है आपसे, अष्टकोणीय और दोहरा गुंबद। और ये जो अपना शेरशाह सूरी है ना, ये भी अफगानी मूल का ही था, ठीक है। ये भी जब बिहार इतिहास पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें दिखेगा आपको, तो ये सब कहाँ का है, अफगानी ही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे शेरशाह सूरी का मकबरा भी अष्टकोणीय है, वो भी दोहरे गुंबद वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लोदी वंश समझ में आ गया। इसकी शुरुआत कौन कह रहा है, बहलोल लोदी करता है, स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और वो कुछ विशेष काम नहीं करता है, और ये अफगान अमीरों को मनसद आली कहा, ठीक है। तो ये नाम याद कर सकते हैं, मसनद आली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये अगला देखिए, मालवा सुल्तान के खिलाफ मोहम्मद शाह की सफलतापूर्ण मदद करने के बाद उसे खान खाना की उपाधि भी मिलती है, ठीक है। वैसे खान खाना के नाम से कौन प्रसिद्ध है इतिहास में बताइए, अकबर जो दे रहा था उपाधि, अकबर के नवरत्न में बिल्कुल है ना, तो अकबर के नवरत्न में है, तो वही वाला याद रखिएगा, ये एडिशनल फैक्ट है, उतना फेमस ये नहीं रहा है। बहलोल लोदी के बाद सिंपल समझिए कि सिकंदर लोदी जो है वो राजा बनता है, और इसके समय में लोदी वंश अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है ना, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है ये सिकंदर लोदी के समय में ही हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है इसके समय में, प्रशासन के इस क्षेत्र में क्या क्या बढ़िया काम कर रहा है वो देखिए। ये अनाज पर लगाए जाने वाले जकात कर को समाप्त कर देता है। हम लोग क्या पढ़े थे, जजिया जकात खम्स खराज पढ़े थे ना, यस सर। तो जकात कर को ये खत्म कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, ये माप की एक नई इकाई लाता है, जिसको क्या कहते हैं, गज ए सिकंदरी। मतलब इससे पहले जो है ना, भूमि की पैमाइश कैसे होती थी उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो सिकंदर लोदी है ना, इसके समय में पहली बार गज ए सिकंदरी शुरू होता है, जो भूमि को नापने का एक विधि था। आजकल देखते होंगे आमीन वगैरह जो खेत नापने आते हैं, अपने यहाँ सिक्कर लेके आते हैं ना, खास प्रकार का एक उनका रहता है, उसी तरीके था गज ए सिकंदरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगा देता है, ठीक है। पहले कौन लगाया था जजिया कर, बताइए। फिरोज फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल है। अब देखिए, आगरा शहर की स्थापना 1500 में ये करता है, और राजधानी जो है वो दिल्ली से आगरा लेके जाता है। ये भी पूछ सकता है ना, पहले तो ये बताइए कि दिल्ली राजधानी लेके कौन आया था दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और दिल्ली से आगरा कौन लेके गया, तो ये अपना सिकंदर लोदी ले गया, ठीक है। अब सिकंदर देखिए, जी अब ये गुलरुखी नाम से जो है कविताएं लिखता था, चिप के जो है अलग नाम से ये चित्र लिख रहा है, कविता लिख रहा है, ये भी नाम याद रखिए, गुलरुखी नाम से कौन लिखता था ये पूछ सकते हैं कई बार। अब अंतिम है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली में लोदी वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। फिर उत्तरारी विवाद है ना, हम इसके बारे में बताए भी थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो इब्राहिम लोदी को राजा नहीं देखना चाहते, तो उसके परिवार के ही थे, ठीक है। जैसे कौन था, तो पंजाब का गवर्नर खान लोदी, ठीक है। और इसने इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करने के लिए बाबर को आमंत्रण दिया था, ठीक है। और फिर बाबर आता है, पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और इसके साथ जो है हमारा दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश तो खत्म होता ही है, पूरा का पूरा सल्तनत खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ से मुगल शुरू होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले, मुगल समझने से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, उस समय क्या क्या स्थापत्य में क्या सब बनाए गए, कौन कौन सा किला बना है उसको पढ़ेंगे। समझिए पहले, प्रशासन में सुल्तान की मदद के लिए मंत्री रहती थी, जिसको मजलिस ए खलवत कहते थे, नहीं पूछता है कई बार, मजलिस ए खलवत याद रखिएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सुल्तान सल्तनत में भारत में तुर्क अफगान प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। सुल्तान स्वयं को बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे, और अपनी इबादत यानी खुतबा में खलीफा का नाम शामिल करते थे, और अपनी मुद्रा पर भी उनका नाम अंकित करते थे। स्पष्ट उत्तराधिकारी नीति नहीं थी, है ना, मतलब कौन अगला राजा बनेगा इसको लेके कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जिसके कारण जब भी कोई राजा मरता है तो उसके बाद जो है उत्तराधिकारी को लेकर आपसी कलह होता है। हर राजा के बाद ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो वही दिखता है कि अहिंसा और संघर्ष का जो है स्थिति हमेशा बनी ही रहती थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मंत्रिमंडल या कौन सा पोस्ट है वो और कौन सा विभाग है वो दिया गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं दीवान ए वजीरात, है ना। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, पता नहीं चल ओके, ठीक है। दीवान ए वजीरात ये कौन सा विभाग है, तो ये वित्त विभाग है। फिर दीवान ए आरिज, आरिज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रक्षा मंत्री रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवान ए रसालत
ठीक है, ये बात कर चुके हैं। ये क्या देखता था? तो ये धार्मिक नीतियों को देखता था, धार्मिक मामलों को देखता था। काजी, काजी कौन होता था? ये न्यायिक विभाग का होता था ना, दंडाधिकारी, न्याय देखता था। ठीक है, कोर्ट वगैरह का काम ये करता था। दीवान ए इंसा, इंसा क्या करता था? तो ये पत्राचार करता था, संचार को संभालता था और पत्राचार का प्रबंधन करता था, चिट्ठी पत्री वगैरह था वो। वकील ए दर, वकील ए दर कौन है? तो ये दरबार की मर्यादा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। अगला देखिए, बरीद, बरीद क्या है? तो ये गुप्तचर विभाग होता था, उसी में बरीद प्रयोग करते थे। फिर कारखाना है, कारखाना से समझिए क्या कह रहा है। सोने एवं चांदी के बर्तन जैसी शान शौकत की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था इस क्षेत्र में, है ना, और दुर्लभ वस्तुओं का भंडारण किया जाता था। तो जो राजा महाराजा के लिए ये सब चीज बनाते थे ना, उसको कारखाना कहते थे। ठीक है, तो वर्तमान में कारखाना अभी भी ये फेमस है ना, ये टर्म अभी भी यूज किया जाता है। अब स्थानीय प्रशासन प्रणाली कैसी थी वो समझिए। इक्ता, इक्ता किसके द्वारा शासित किया जाता था? तो इक्ता जो प्रांत, उसको मुक्ति यानी राज्यपाल के द्वारा प्रशासित किया जाता था। फिर सिख आता है, सिख मतलब जिला। तो सिख कौन देखता था? सिकदार देखता था, ये इजी याद हो सकता है, सिख का सिकदार। और परगना को कौन देखता था? ब्लॉक को, जिसको आमिल देखता था। ठीक है, परगना ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो अपने लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गांव, प्रशासनिक भूमि की जो मूल इकाई थी, सबसे छोटा कौन सा था? गांव ही था। इसको कौन देखता था? तो इसको मुकदम या चौधरी देखता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इकता सबसे बड़ा होता था, प्रांत जिसको कहते थे, यानी राज्य टाइप का जो होता है उसको इकता कहते थे। उसका हेड होता था मुक्ति यानी राज्यपाल। सिख यानी जिला, इसको सिकदार देखता था, और परगना को आमिल देखता था। गांव को मुकदम या चौधरी देखते थे। इसके सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी वो देखिए। भूमि जो था, जो कि राजस्व का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो था, यहीं से सबसे ज्यादा राजस्व आता था भूमि से। तो भूमि को क्या किया था? 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। ठीक है, कौन कौन किस प्रकार की भूमि थी? तो पहला था भूमि। एकता भूमि क्या होती है? वह भूमि जो अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता था। एकता व्यवस्था हम लोग पढ़े थे ना, एकता प्रणाली, वहीं से इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भूमि था, वही एकता भूमि कहलाता था। फिर अगला है खलीसा भूमि या खालिसा भूमि। ठीक है, ये सुल्तान द्वारा नियंत्रित होता था। इसे शाही दरबार और शाही घरेलू खर्च के लिए निर्धारित राजस्व प्राप्त किया जाता था। और तीसरा है इनाम भूमि। ये क्या होता था? तो धार्मिक नेता या संस्थाओं को अनुदान में दिया जाता था। ठीक है, ये इनाम में दे देता था धार्मिक नेता या संस्थाओं को। ये 3 प्रकार की भूमि थी, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कृषि के बारे में देखिए क्या कह रहा है। कृषि, खाद्य फसलें, नकदी फसलें, फल, सब्जियां और मसालों की खेती की जाती थी। इब्न बतूता का वृतांत है, ये इब्न बतूता जो अपना रेहाला लिखा है उसमें इन चीजों का जिक्र करता है। इसमें अगला क्या लिखता है कि रेशमी उत्पादन भी शामिल थे, या रेशम उत्पादन भी करता था वो लोग। इसमें फसल चक्र, दोहरी फसल, 3 फसलें उगाना और फलदार वृक्षों की कलम काटने जैसी तकनीक का भी उपयोग किया जाता था। पानी निकालने के लिए जैसे कृत्रिम उपकरणों का भी उपयोग होता था। ठीक है, रहट याद रखिएगा, क्या है? पानी निकालने का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। भू राजस्व उपज का 1/3 से आधे तक होता था, मतलब 1/3 जो है ये भू हुआ करता था। 1/3, 1 सेकेंड यानी 50% किसके समय में हो गया था? 50% याद कीजिए तो बताए थे अभी। किसके समय में भू राजस्व 50 गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी और तुगलक, इन दोनों के समय में था। ठीक है, ओके। व्यापार, तो साम्राज्य में सुदृढ़ीकरण से बेहतर संचार और स्थिर मुद्रा प्रणाली के साथ साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, व्यापार भी बढ़िया था। बंगाल और गुजरात उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए जाने जाते थे। अभी भी वर्तमान में भी देखिए, बांग्लादेश से रेशम के लिए जाना जाता है ना। बिहार में भी कई प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तुर्कों ने नई तकनीकें पेश की, जैसे क्या क्या तकनीकें थी? कागज नाम की तकनीक चीन से सीखा था वो, और भारत ने उसको प्रचलित किया। लोहे की रकाब और कवच का उपयोग करना, है ना, वो जो प्रोटेक्शन के लिए, युद्ध में प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो। फिर चरखे की शुरुआत करता है। धातु कर्म उद्योग का विकास भी इसके समय में होता है। संचार व्यवस्था कैसे था उस समय? संचार के लिए क्या कैसी व्यवस्थाएं थी, क्या प्रयोग करता था? तो इब्न जो है 2 प्रकार की डाक प्रणाली का विवरण देता है, वर्णन कर रहा है। पहला था घोड़ा डाक। ठीक है, घोड़े से जो डाक व्यवस्था की जाती थी, पहुंचाया जाता था, उसको उलाक भी कहते थे। हर 4 मील पर जो है ना ये घोड़े तैनात रहते थे। ठीक है, उसके अलावा अगला था पैदल डाक।
पैदल डाक इसको दावा कहा जाता था। 1/3 मील की दूरी पर व्यक्ति जो थे पैदल डाक वो खड़ा रहता था और फिर वो एक चिट्ठी को आगे बढ़ाता था। फिर यात्रियों की सुविधा के लिए राजमार्गों के किनारे सराय नामक विश्राम गृह भी बनाए गए थे। ठीक है, अभी अभी देखिए हम लोग एक नीति पढ़ रहे हैं, हमसफर नीति, है ना। सफर नीति भी ये सराय टाइप का ही तो है ना। अभी जो नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है हमसफर नीति, रोड के किनारे जो है होटल, पेट्रोल पंप, टॉयलेट, है ना, इन सब चीजों का व्यवस्था करना है। तो ये जो है उस समय भी होता था, सराय जो है उसके लिए जाना जाता था। सामाजिक जीवन कैसा था, तो महिलाएं उस समय सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये सब प्रचलन में थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। विभाजन भी था समाज में। ठीक है, जैसे हिंदू समाज था वो जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। मुस्लिम समाज में जातीय और नस्लीय समूह था। क्या था मुस्लिम में, क्या था दिक्कत, उसमें तुर्क, ईरानी, अफगानी, भारतीय ये सब अलग अलग प्रकार के मुस्लिम थे। तो ये सब एक दूसरे को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, है ना। तुर्क अपने आप को सबसे अच्छा समझता था, भारतीय मुसलमानों को अच्छी स्थिति में नहीं देखा जाता था। ये सब है। ठीक है, अगला देखिए, अंतर विवाह जो है बहुत सीमित था, मतलब ज्यादा अंतर विवाह नहीं होता था, क्योंकि समाज में जो है जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए अंतर विवाह भी बहुत सीमित था, ज्यादा नहीं देखा जाता। धार्मिक भेदभाव भी जो था अपने उच्च स्तर पर था। गुलाम की बात करें तो बाजार में पुरुष और महिला गुलामों का व्यापार किया जाता था और उनका घरेलू काम एवं कुशल श्रम सहित कई प्रकार के अन्य कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता था। स्थापत्य की बात करें तो देखिए क्या क्या है। हाँ, जो स्थापत्य में जो मुस्लिम या दिल्ली सल्तनत के राजा आए तो उन लोगों ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या योगदान दिया है, वो समझिए। पहला क्या कह रहा है, स्थापत्य संबंधी तत्व निम्नलिखित थे, जैसे मेहराब, गुंबद, ऊंची मीनार और सजावटी अरबी लिपि। ये सब असल रोमन स्थापत्य का हिस्सा था। रोम से जो है ये सारी चीजें शुरू हुई थी, लेकिन भारत में इन चीजों को लाने का श्रेय किसको जाता है, ये अरबों को जाता है। ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उनको ये श्रेय जाता है। ठीक है, ये मेहराब, मेहराब समझ में आता है क्या होता है मेहराब, ये बना तो यहाँ पे इस तरीके का जो नहीं था दरवाजे पे सर्कुल, होता है। बिल्कुल, है ना, तो इसको मेहराब कहते हैं। गुम्बद ये ऊपर है ना, बिल्डिंग के ऊपर में जो इस तरीके का बनता है, नीचे बिल्डिंग रहा और ऊपर में ये जो गोल वाला हिस्सा है ना, इसको कहते थे गुम्बद। ठीक है, मीनार, तो मीनार जानते हैं आप लोग, कौन सा मीनार फेमस है, कुतुब मीनार, है ना, लंबा लंबा जो रहता है उसको मीनार कहते हैं। चलिए आगे देखिए, तुर्कों ने ज्यामितीय और पुष्प डिजाइन जिसको अरबस्क भी कहते थे उसको शुरुआत की। ज्यामिति समझ रहे हैं ना, ज्यामिति क्या होता है, अलग अलग, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर ट्राइंगुलर है, अष्टकोणीय है, ये सब जो है यही लोग शुरू कर रहा है। तुगलक स्थापत्य क्या क्या शामिल था इसमें, तो ढलान युक्त दीवारें, मेहराब, चौखट, है ना, सहतीर, ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट था। भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग और न्यूनतम सजावट जो है तुगलक काल स्थापत्य में देखा जाता है। लोधी काल में क्या होता है ये समझिए, ऊंचे चबूतरे पर मकबरा बनाया जाता था, फिर दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था, अष्टकोणीय होता था। फिर ये क्या करता था, समझिए, पहले क्या करता था ना कि ये पूरा पानी से भरा हुआ एक पॉन्ड बनाता था और उसके ऊपर फिर क्या करता था, एक ऊंचा सा वो बनाता था, पेडेस्टल कहते हैं ना। पेडेस्टल में बनाने के बाद इस पे जो है वो कोई भी चीज बनाता था, सजावटी कार्य, जैसे मकबरा हो गया या मस्जिद हो गया, तो इसके ऊपर बनाता था। मतलब तालाब के ऊपर क्या होता था कि उस पे चबूतरा बनाया और चबूतरे के ऊपर फिर किसी भी चीज का निर्माण करता था, और उसको निर्माण करने में अष्टकोणीय विधि इस्तेमाल करता था और दोहरा गुम्मद का प्रयोग करता था। ये सब जो है लोदी के काल में हो रहा है। संगीत के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आमिर खुसरो जो है वो तबला और सितार का आविष्कार करते हैं। इनको भारत का तोता यानी तोता हिंद कहते हैं। उन्होंने तुगलक नामा का संकलन किया है। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था कि कश्मीर जो है धरती पर स्वर्ग है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है इनके समय में है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान नुसरत खातून जो संगीतकार हैं और मिहर अफरोज नर्तक हैं, इन सबको संरक्षण मिला हुआ था। ये सब हम चिट शीट में दिए हैं, वहां पे भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, साहित्य में देखिए क्या क्या हो रहा है। जियाउद्दीन बर्नी क्या लिख रहा है, जहांदारी। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, किताब का नाम क्या है, फतवा लिख रहा है, फतवा जहांदारी और तारीख ए फिरोजशाही। फिर मिन्हास उल सिराज क्या लिख रहा है, ये फेमस है, तबकात ए नासरी। फिर नक्शबसी क्या लिख रहे हैं, नक्शबी, है ना, सॉरी, जिया नक्शबी, ये लिख रहे हैं तूतीनामा। ठीक है, तोता के रूप में जो है ना लघु कथा लिखा गया है, मतलब तोता जो है मुख्य पात्र है और वही छोटी छोटी कहानियां सुना रहा है।
फिर अगला है हर बासु, ठीक है, ये श्री कृष्ण विजय लिखे हैं ये, ठीक है, और इन्हें गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर स्किप कर सकते हैं। फरिश्ता खां, ये क्या लिख रहे हैं, तो गुलशन ए इब्राहिमी और तारिक ए फरिश्ता लिखते हैं। लेखक और पुस्तकें मुगल सल्तनत काल में हसन निजामी, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के ऊपर वैसी किताबें जो मुगल सल्तनत काल में लिखी गई हैं, तो कौन सी हैं, तो हसन निजामी, एक हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है ताज उल मासीर। चांद बरदाई के बारे में क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। कल्हन क्या लिखते हैं, राज तरंगिणी। राजा मान सिंह तोमर लिखते हैं मान कौतूहल, ठीक है। और नुसरत शाह ने महाभारत का बंगाली में अनुवाद करने में मदद की थी। आप स्किप कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सल्तनत काल खत्म हो रहा है।